Today's topic is redemption of preference share. प्रेफरेंस और इक्विटी टू टाइप के शेयर्स रहते हैं और उसमें से प्रेफरेंस को क्या प्रेफरेंस है ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेवल्स में, अपा फाउंडेशन लेवल में कर चुके हैं। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल ही आज की डेट में इश्यू होते हैं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बंद कर दिए गए हैं। रिडीमेबल का मतलब जैसे कि नाम से क्लियर है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर विच विल बी रिडीम्ड आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इरिडीमेबल होते थे जो क्या है, कंपनी लाइफ टाइम पे ही नहीं करती थी, कब पे करती थी, एट लिक्विडेशन। लेकिन आजकल ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू बंद कर दिए गए हैं। मैक्सिमम रिडेम्पशन कितने पीरियड में होता है, मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड 20 साल, 20 ईयर। आपको रिडेम्पशन कितने में कर देनी है, 20 साल में कर देनी है रिडेम्पशन नॉर्मली, ठीक। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी 30 साल भी रिडेम्पशन के लिए ले सकती है। 20 ईयर के बाद थोड़ा थोड़ा करके रिडेम्पशन वो शुरू करेंगी। तो रिडेम्पशन होगी कौन से शेयर की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो आजकल इश्यू ही रिडीमेबल होते हैं कंपनी एक्ट 2013 के आने के बाद। ओके, अब सवाल यह आता है कि प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन करनी है तो उसके कंपनी एक्ट के रूल्स क्या हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, क्या कंडीशन है। सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या बात करता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करता है। क्या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का कंडीशन है उसकी बात करता है। कंपनी एक्ट में सेक्शन 67 है जो कहता है कंपनीज कैपिटल कांट बी रिड्यूस्ड। कंपनी की कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए। कंपनी की कैपिटल अगर कम होगी, कंपनीज कैपिटल कांट बी रिड्यूस। एक तो वो कैपिटल रिडक्शन है वो अलग बात है, कोर्ट की परमिशन, हालत खराब, अदरवाइज जनरली कैपिटल रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर द सेफ्टी ऑफ क्रेडिटर्स और लेंडर और डिबेंचर होल्डर। भैया अगर आप कैपिटल को कम कर दोगे तो किन के लिए अनसेफ हो जाएगा, क्रेडिटर, डिबेंचर, जिनको कहा गया है कि तुम्हें तो शेयर कैपिटल से पहले पेमेंट होगी। अगर आपने अपनी कैपिटल पहले पे कर दी तो वो इनसिक्योरिटी फील करेंगे। इसलिए कंपनी एक्ट में कंडीशन है कि कंपनी की कैपिटल क्या है, कम नहीं हो सकती। फिर अगर आप प्रेफरेंस को पे करोगे तो एंट्री क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम है अगर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ड्यू कर दो पैसा। मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपने 10 लाख देना है, 10% प्रीमियम पेपर में कहा गया है इश्यू करते वक्त ही कितना देना है, 11 लाख, ठीक। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, कितना पैसा दे देंगे आप, 11 लाख। शॉर्ट में करो तो ज्यादा बेटर है कि सीधा प्रेफरेंस कैपिटल डेबिट, प्रीमियम रिडेम्पशन डेबिट टू बैंक। अगर आप चाहो तो इसकी जगह ये प्रेफरेंस ये डबल ना करके शॉर्ट कर दो, ड्यू करने की बजाय सीधा टू बैंक, कोई दिक्कत नहीं है। कितने पैसे, इससे तो कैपिटल क्या हो जाएगी, बैलेंस शीट में कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने तो 10 लाख कैपिटल क्या कर दी, डेबिट। आपको कंपनी एक्ट रोकता है कि कैपिटल कांट बी रिड्यूस, आप तो कैपिटल कम कर रहे हैं। तो सेक्शन 55 कहता है ठीक है, प्रेफरेंस शेयर अगर रिडीमेबल है यू कैन रिडीम इट, पर कंपनी एक्ट की रिस्ट्रिक्शन का क्या करें, तो यू हैव टू इशू फ्रेश शेयर्स। इसको पूरा करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, नए शेयर। तो इसका अरेंजमेंट कहां से होगा, अरेंजमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस फंड कह दो, चलो फंड्स टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए पैसे का अरेंजमेंट कहां से होगा, दो बातें हैं। आप पैसा अरेंज करो वरना ये आपको अलाउ नहीं करेंगे प्रेफरेंस की रिडेम्पशन। अरेंजमेंट कहां से हो सकता है, बाय इश्यूइंग
फ्रेश इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। नए शेयर इश्यू कर दो, जितनी कैपिटल कटेगी उससे पहले आप क्या कर दो, नए शेयर इश्यू कर दो। नए शेयर प्रेफरेंस हो चाहे इक्विटी, नए शेयर प्रेफरेंस हो चाहे इक्विटी। जैसे आप देखो, आप नए शेयर इश्यू करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करोगे, इससे कैपिटल आ जाएगी ना, ये कैपिटल बढ़ जाएगी, प्रेफरेंस कैपिटल टू बैंक करके प्रेफरेंस कैपिटल घट जाएगी। इन द आइज ऑफ लोग कैपिटल घटी नहीं। क्या क्रेडिटर को अफसोस होना चाहिए ना, भैया तुम्हारे बाद तो पहले भी उतने थे, अब भी उतने हैं। एक प्रेफरेंस कैपिटल घटेगी तो दूसरी इक्विटी या प्रेफरेंस कैपिटल बढ़ेगी, तुम्हारे बाद वाले बंदे उतने ही हैं, तुम इनसिक्योरिटी फील ना करो। अब आप में से किसी के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सर अगर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है और नए भी प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने हैं, फिर फायदा क्या हुआ? ऐसा है, वो प्रेफरेंस शेयर का तो पीरियड ही आ गया रिडेम्पशन का, वो तो सिर पे तलवार लटक रही है कि पे करो, ठीक है। उनका तो टाइम आ गया, 20 साल मैक्सिमम है, हो सकता है 10 साल, हो सकता है 5 साल। कंपनी इश्यू करते वक्त बताती है व्हेन इट विल बी रिडीम्ड एट प्रीमियम और पार, ये भी शुरू में बता देती। बाकी श्योर नहीं, मतलब कंपल्शन नहीं कि शुरू में प्रीमियम वाली बात बताए, पर अक्सर बता देती है। लेकिन ये श्योर है कि उसके इश्यू करते वक्त ही बता दिया जाएगा कि इट इज रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, 10 ईयर, 7 ईयर, 3 ईयर, जो भी मैक्सिमम 20 ईयर, ठीक है। तो आप उनको तो पे करना है, उसके लिए पैसे का इंतजाम करना है, तो क्या कर दो, नए प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दो। और दूसरा, रेट ऑफ डिविडेंड भी अलग हो सकता है, पुराने का और नए का। इक्विटी इश्यू करो या प्रेफरेंस करो, है तो कैपिटल ही। आपके पास एक और तरीका है कि आपकी रिडेम्पशन कहां से हो सकती है। आप, एक तो तरीका ये है, दूसरा रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। क्या करो आप ना, अगर आप नए शेयर इश्यू नहीं करना चाहते, एक तो तरीका है नए शेयर इश्यू करो, दूसरा तरीका क्या है, आप नए शेयर इश्यू ना करके प्रॉफिट में से पैसे का इंतजाम कर लो। क्या, कौन से प्रॉफिट? प्रॉफिट का मेरा मतलब कौन से प्रॉफिट? फ्री रिजर्व। अब आप पूछोगे फ्री रिजर्व मींस जो किसी पर्टिकुलर ऐसा कुछ लायबिलिटी के लिए रखे नहीं है, फ्री है, कहीं भी यूज कर लो। यानी कौन से प्रॉफिट? अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कल को जरूरत पड़े तो क्या दिया जा सके? डिविडेंड दिया जा सके, अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो बता रहे फ्री रिजर्व जो कि अवेलेबल फॉर डिविडेंड है, उनको यूज कर सकते हो, यस कर सकते हो। अब आप कहोगे ये वैसे है कौन से सर? P&L का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व कह दो या रिजर्व फंड, एक ही बात है। पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो दैट्स कॉल्ड फंड, अदरवाइज एक ही बात है। जनरल रिजर्व पड़ा है, इन्वेस्ट कर दिया तो रिजर्व फंड, ठीक। डिविडेंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, कभी कभी DRR या सिंकिंग फंड पड़ा है मजबूरी में, वो भी यूज किया जा सकता है। बस जनरली ये, जनरली ये क्लियर। ये किसी पर्टिकुलर नहीं, कहीं भी यूज कर सकते हो इन रिजर्व का, दैट्स कॉल्ड फ्री रिजर्व। आप इनको यूज कर लो। एक बात बताओ, ये पैसा किनका है? जनरल रिजर्व, P&L, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड या DRR बनाया डिवेंचर के लिए सिंकिंग फंड, किनका है? शेयर होल्डर का। ये पैसा देना पड़े अगर तो बटेगा ना। अगर ये पैसा देना पड़े, लोग कहें दो हमारा पैसा डिविडेंड के तौर पे बांटोगे तो टू बैंक जाएगा ना। जनरल रिजर्व, P&L डेबिट टू डिविडेंड, डिविडेंड काउंट डेबिट टू बैंक, अल्टीमेटली जनरल रिजर्व टू बैंक, P&L टू बैंक पैसा जाएगा। आप इस पैसे को यूज कर सकते हो। इन रिजर्व को क्या एंट्री करनी पड़ेगी? जनरल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड डेबिट। इनको पढ़े हैं तो क्या बना लो? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, CRR बना लो। इससे क्या होगा? एक नई चीज आ जाएगी बैलेंस शीट में, दैट्स कॉल्ड CRR। CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। एक आधा क्वेश्चन तो +2 में भी आ जाता है जब कैश फ्लो पढ़ते हो, उसके अंदर भी CRR आ जाता है। बच्चे को सारी बातें वहां पता नहीं होती कि CRR प्रेफरेंस में क्यों बनाया, क्या मजबूरी है, क्यों? क्योंकि उनके सिलेबस में नहीं है। बस वो आया, टीचर ने उतना को बताया, बात खत्म। लेकिन हम तो एज अ CA प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, तो हमें तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए। काम नहीं चलेगा कि एक ही क्वेश्चन में है, कहीं भी काम आ सकता है। थ्योरी में तो आना ही आना है, लो ही नहीं होगी इसके बिना। शेयर एंड शेयर कैपिटल। चलो
जर्नल्स ऑफ पी एंड एल में से पहले कौन सा यूज करना है सर? कोई भी, फ्री है, किसी को भी यूज कर लो। डिविडेंड इक्वलाइजेशन को, जर्नल्स ऑफ को, पी एंड एल को डेबिट करके ये कम हो जाएंगे। इसकी जगह एक नया आ जाएगा CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। फिर एक बच्चा बोलता है, कहता है सर इससे तो क्या होगा, जर्नल्स ऑफ पी एंड एल कम हो जाएंगे, मान लिया, लेकिन जर्नल्स ऑफ पी एंड एल की जगह क्या आ जाएगा सर? CRR आ जाएगा। तो भैया CRR डिविडेंड के तौर पे बांटा तो नहीं जा सकता, वर्किंग कैपिटल को कम करने देगा ये? नहीं नहीं नहीं। जर्नल्स ऑफ पी एंड एल पड़े हुए तो क्या कर रहे थे, वो तो आपकी वर्किंग कैपिटल को कम करवा देते, टू बैंक करके पे करने पड़ते, लेकिन CRR कभी भी डिविडेंड पे करने में काम नहीं आ सकता। CRR से कभी भी ट्रेडिंग नेचर के लॉस एडजस्ट नहीं हो सकते कि पी एंड एल का लॉस आ गया तो इसको यूज कर लो, नो। फिर ये किस काम आएगा सर? ये पैसा यूं ही पड़ा रहेगा, CRR यानी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। जब बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर पढ़ोगे सेक्शन 68, वहां भी CRR बनेगा, इक्विटी वाला। चलो, CRR कैन बी यूज्ड, कहां काम आ सकता है? फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। यानी ये CRR कल को क्या होगा मैक्सिमम, इससे शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, क्रेडिटर को तो तकलीफ नहीं है कोई। भाई CRR पड़ा है या तो रिजर्व एंड सरप्लस में, या CRR खत्म होगा तो उसकी जगह क्या दे दोगे आप? शेयर कैपिटल दे दोगे शेयर होल्डर को। यानी ये पैसा जो है पे तो नहीं हो पाएगा, कैपिटल बने या CRR पड़ा रहे, तुम्हारी सेफ्टी का कोई खतरा नहीं। वैसे बोनस शेयर की भी बात करेंगे, बोनस की एंट्री थोड़ी सी बताता हूं क्या होती है बोनस की एंट्री। बोनस जब आपके पास फ्री में शेयर देने हो आपने, टू बोनस टू शेयर होल्डर, मान लो ₹1,00,000 के शेयर फ्री में देने आपने, बोनस टू शेयर होल्डर। वैसे बेचते तो क्या करते, लो टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, मान लो इक्विटी को ₹1,00,000 के शेयर देने हैं तो आप डेबिट क्या करते, बैंक डेबिट ₹1,00,000 टू इक्विटी कैपिटल करते। अब आप फ्री में बोनस शेयर दे रहे हो तो बैंक वर्ड हटा दो, इसकी जगह क्या लगा दो, बोनस टू शेयर होल्डर ₹1,00,000। अब ये बोनस अरेंज कहां से होगा? ये बोनस अरेंज होता है जर्नल्स ऑफ से, पी एंड एल से, या ये CRR से भी यूज हो जाता है। यानी ये CRR किस में कन्वर्ट हो सकता है? शेयर कैपिटल में। देखो CRR डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी कैपिटल, यानी आखिर में इससे क्या बढ़ जाएगी, ₹1,00,000 की कैपिटल, CRR खत्म। यही है ना? तो CRR का मतलब ये तो है कि पक्का ये पैसा बट नहीं सकता डिविडेंड के तौर पे, क्रेडिटर की सेफ्टी के लिए, तो ये भी अच्छा है। भैया ये जर्नल्स ऑफ पड़े थे, पी एंड एल पड़े थे, हम डिविडेंड में बांटते तो ये चले जाते शेयर होल्डर, ये रोक दिए हमने, ये बना दिया क्या, CRR, रोक दिए ना ये पैसे। तो तुम्हारे बाद लेने वाले पैसे तो यूं ही है, प्रेफरेंस कैपिटल घटी तो उसकी जगह क्या बढ़ा, CRR। तुम्हें क्या तकलीफ है, प्रेफरेंस कैपिटल घटी तो उसकी जगह CRR रुक गया ना पैसा, ठीक। या नए शेयर इश्यू करें तो भी पैसा क्या है, तुम्हारी कैपिटल पे हुई तो उसकी जगह एक और कैपिटल हमने इश्यू कर दी। या थोड़ा थोड़ा कर लो, कैसे, मान लो मैं आपको कहूं, मैं कह रहा हूं प्रेफरेंस कैपिटल देनी है 10 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल रिडीमेबल, जिसकी फेस वैल्यू कितने रुपए देनी है, 10 लाख, 10 लाख रुपया चाहिए। आपने क्या कर दिया, नए शेयर इश्यू कर दिए 7 लाख के, मान लो फेस वैल्यू की बात करो, कैपिटल क्रेडिट कितनी होगी, 10 क्रेडिट होनी चाहिए। प्रेफरेंस कैपिटल टू बैंक कैपिटल कितनी माइनस होगी, 10 लाख कैपिटल माइनस होगी, तो उसकी जगह क्या ले, या तो नए शेयर प्रेफरेंस इक्विटी कैपिटल, या फिर क्या, CRR, थोड़ा वो चलेगा, करो। 7 लाख के हमने क्या इश्यू कर दिए शेयर, CRR कितने का बना दो, 3 लाख। बैलेंस शीट में अगर प्रेफरेंस कैपिटल, अगर बैलेंस शीट की बात करूं, बैलेंस शीट में आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की कम होगी, 10 लाख रुपए की कम होगी ना। उसकी जगह इक्विटी कैपिटल या प्रेफरेंस कैपिटल बड़ी भी तो सी, कितने की, 7 लाख के इश्यू कर दिए, CRR कितने का बन गया, 3 लाख, 10 पूरे तो कर दिए,
पूरे कर दिए ना आपने, बोलो 10 लाख। तो क्रेडिटर को कोई तकलीफ होनी चाहिए, क्रेडिटर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप ये बात तो समझ गए कि आपा ये क्यों कर रहे हैं सारा, ये माइंड में पिक्चर क्लियर है ना, क्योंकि उनकी क्रेडिटर और लोन लेंडर की सिक्योरिटी के लिए कि दिक्कत ना आए। हाँ जी, इधर माइंड में आ गया ये क्या है कंसेप्ट सारा, और आप समझ के मुझे करना क्या है, क्या करना है हमें, प्रेफरेंस को रिडीम, तो उसके लिए नए इक्विटी या नए प्रेफरेंस इशू, या क्या बना लो सीआर, या सारे का क्या बना लो सीआर, या सारे के क्या इशू कर दो शेयर। कैपिटल कितनी कटेगी, 10 लाख ना, तो 10 लाख की इक्विटी कैपिटल या प्रेफरेंस कैपिटल बढ़े या क्या बढ़े सीआर। एक बात और देखना, मान लो इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं कि जो नए शेयर इशू है ना, ये 7 लाख रुपए के जो नए शेयर इशू, इन पे सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम, इन पे 70,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है। हमारी पॉकेट में कितना आया है, 770 आया, पर नहीं प्रीमियम आया होगा। कैपिटल तो कितनी डेबिट होनी है, प्रेफरेंस कैपिटल टू बैंक, प्रेफरेंस कैपिटल डेबिट होनी है 10 लाख, तो नई कैपिटल या सीआरआर कितना बने 10। तो आप यहां पे 7 लाख की गिनो, इसे नए शेयर कितने के गिनो 7 लाख। तो आपको यहां 770 नहीं गिनना, आपको यह गिनना है कि 10 लाख क्रेडिट, तो 7 लाख क्रेडिट हुआ है, अभी 10 लाख डेबिट हुआ है, तो 3 लाख ही अपने को सीआरआर बनाना है। क्लियर, वो प्रीमियम कोई और काम आएगा, पड़ा रहने दो सिक्योरिटी प्रीमियम को। क्लियर, बोलोगे डाउट, सही है। तो एक आइडिया हो गया, प्रेफरेंस कैपिटल डेबिट टू बैंक, अगर प्रीमियम और रिडेम्पशन है तो वो डेबिट टू बैंक। ठीक, तो आपको 2-3 बातें ये याद रखनी है। और एक बात, जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, भैया आपने प्रेफरेंस शेयर को महंगा पे करना है। मान लो मैं कहता हूं 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, हमने उसे 10 लाख रुपए देना है, ठीक है, साथ में क्या देना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, टू बैंक कितने पैसे देने हैं अपने 11 लाख। तो 10 लाख का तो मैंने सिस्टम बता दिया कि ये 10 लाख तो कहां से रेंज होगा, या तो न्यू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड, या तो नए शेयर इशू करो या ट्रांसफर टू सीआरआर, दो चीजों से हो सकता है, सीआरआर या नए शेयर। लेकिन ये जो प्रीमियम रिडेम्पशन है ये कहां से अरेंज होगा, प्रीमियम और रिडेम्पशन को क्रेडिट करना पड़ेगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए 1 लाख करना है। इसका अरेंजमेंट कहां से होगा, अब देखो, अब आपको जी हम तो बड़े +2 में +1 में टीचर बड़े शान से बताया करता था कि सिक्योरिटी प्रीमियम से कर लो काम आएगा, बिल्कुल गलत बताता था, ठीक है, बिल्कुल गलत बताता था, नहीं होता। ठीक, अब आप आईसीआई की बुक में बायबैक पढ़ लो, उसने भी कर रखा है, यानी आईसीआई की बुक भी गलतियां करती, आप लिखा करो, सजेशन डाला करो, भाई सही कर लो यार, इंटर लेवल के स्टूडेंट हैं हम। कल एक क्वेश्चन बताया था, एक टेक्स्ट में भी गलत था, तो उसमें भी कर रखा है। अब सुनना, सेक्शन 52 क्या, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम कहां काम आ सकता है, यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, सेक्शन 52। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, लो में जाएंगे आप डिटेल में, लेकिन चलो जान लो, क्योंकि हमसे भी तो रिलेटेड है, ये सब चीजें कनेक्टेड होती हैं कई बार। यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम का सेक्शन है 52। 52(2) के अंदर तो उसने ये कहा है 5 चीजों में काम आता है सिक्योरिटी प्रीमियम, जिसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिव राइट ऑफ करने हैं, कोई कैपिटल नेचर के लॉसेस, उसमें लिखा है प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में भी काम आ जाएगा। लेकिन 52(3) सेक्शन इसमें है, वो कहता है नो, ये काम नहीं आएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर में काम नहीं आएगा, रोक दिया। उसने कहा 52(3) ने, अगर आपकी कंपनी पे सेक्शन 133 अप्लाइज ऑन कंपनी, आपकी कंपनी पे सेक्शन 133 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला लग रहा है, क्या आपकी कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, यस करती है, तो आप प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज नहीं कर सकते। अब सवाल यह है, ऐसी कौन सी कंपनी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो ना करती हो,
बैंड बजा देंगे उसका, भाई आप लॉ फॉलो नहीं करते, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते, तो पॉसिबल नहीं है। कंपनी को क्या फॉलो करने पड़ते हैं? एएस। एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी ये लिस्टेड कंपनियां सारी, तो उनको तो हमेशा ही कंपनी एक्ट को फॉलो करना है। कंपनी एक्ट का 52 सब सेक्शन 3 क्या कहता है? सिक्योरिटी प्रीमियम कांट बी यूज फॉर द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नहीं काम आएगा, ठीक है, काम नहीं। जो कंपनियां पुरानी है ना, कंपनी एक्ट 13 आने से पहले ही प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे बैठी हैं, भाई ये रूल कब आए? कंपनी एक्ट 2013 में आए। कंपनी एक्ट 13 को आए हुए 9-10 साल हो गए, 14 में अप्लाई हो गया था। उससे पहले प्रेफरेंस शेयर इश्यू है। वो कहते साहब हम क्या करें, हमने तो प्रेफरेंस शेयर 15 साल पहले इश्यू किया था साहब, तो उनको थोड़ा लीनियंसी है इस मामले में, ओके तुम कर लो चाहे यूज, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लो, किसमें? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पर पेपर में इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो हम लेटेस्ट रूल क्या है 52(3) का, जिन कंपनी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं सेक्शन 133 कंपनी एक्ट के, उनको सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अरेंज नहीं करना। आपकी आईसीआई की बुक यही बताती है, फाउंडेशन में चला गया ये चैप्टर, वहां क्लियर नोट लगा रखा है। चलो, तो प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फिर कहां से अरेंज करें जी? सिक्योरिटी प्रीमियम से करना नहीं तो कहां से अरेंज करें? जर्नल्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप ये 1 लाख अरेंज करो। सिक्योरिटी प्रीमियम ये आया था ना, देखो मैंने बताया कि शेयर इश्यू किए हैं 770 में, 770 में अगर शेयर इश्यू किए हैं तो उसको आपने यूज नहीं करना। ये कह रहा था ना मैं कि आपने शेयर किस में इश्यू किए हैं? आपने शेयर इश्यू किए हैं 770 में, 70,000 सिक्योरिटी प्रीमियम आया 9, ये यूज नहीं करना। क्या करना है आपको? आपको करना है जर्नल्स ऑफ P&L डेबिट, कितना? 1 लाख। टू क्या करना है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जैसे कि 1 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा रहेगा यूं ही 70,000। समझ आई बात? 10 लाख की बात, दो बातें, प्रीमियम को अरेंज करना एक अलग बात है, कैपिटल का अरेंजमेंट एक अलग बात है। प्रीमियम रिडेम्पशन कहां से अरेंज होगा? जर्नल्स ऑफ P&L से। लेकिन जो कैपिटल की फॉर्मेलिटी, उसके लिए नए शेयर इश्यू करो प्रेफरेंस या इक्विटी, या क्या बनाओ? CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। वो कहां से बनेगा CRR? जो डिविडेंड के लिए प्रॉफिट अवेलेबल है, फ्री रिजर्व, जर्नल्स ऑफ P&L का बैलेंस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, DRR पर। बाकी नहीं काम आना, बाकी चीजें मैंने पढ़ी नहीं, वो काम नहीं आएंगी। कौन सी नहीं काम आएंगी? शेयर फॉरफीचर का बैलेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स बैड डेट्स, कुछ भी नहीं। कैपिटल रिजर्व भी नहीं काम आना, सिर्फ क्या काम आएगा? P&L, जर्नल्स ऑफ, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, वहां से CRR बना लो। ठीक। तीसरी फॉर्मेलिटी, टू बैंक देने को पैसा भी तो चाहिए। एक बात बताओ, आपने प्रेफरेंस को पैसा कितना देना है? मान लो 10 लाख, ठीक है, और प्रीमियम भी देना है, होगा तो बता देगा। बस ये छोटा सा कंटेंट है, इसमें ज्यादा कंटेंट नहीं, लगभग हो गया बस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, प्रीमियम रिडेम्पशन 1 लाख, टू बैंक कितना देना आपने? 11 लाख रुपए देना है, ये सही है? लो जी, आपने प्रीमियम कहां से अरेंज कर लिया? जर्नल्स ऑफ P&L डेबिट लाख रुपए, टू प्रीमियम ऑन करंट ईयर के प्रॉफिट से ले लो, पिछले प्रॉफिट से ले लो, जर्नल्स ऑफ से ले लो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन से प्रीमियम अरेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको 10 लाख रुपए की सोचनी है। 10 लाख के लिए भी बड़े हैवी अपने पास जर्नल्स ऑफ P&L पड़े हैं। क्या किया आपने? जर्नल्स ऑफ डेबिट, P&L डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड डेबिट, 10 का 10 क्या बना दिया? CRR। फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्या हुआ? बैलेंस शीट से 11 लाख के क्या कम हो गए? जर्नल्स ऑफ P&L कम हो गए, क्योंकि लाख रुपए प्रीमियम में हो गए, 11 लाख कम हो गए। CRR कितना आ गया बैलेंस शीट में? 10। कोई बात नहीं, प्रेफरेंस कैपिटल बैलेंस शीट में, अगर बैलेंस शीट में चेंजेस की बात करूं तो अपनी प्रेफरेंस कैपिटल कितनी कम होगी? 10 लाख। लेकिन उसकी जगह हमने रिजर्व एंड सरप्लस में जर्नल्स ऑफ P&L कितने कम कर दिए? 11। एक तो वो था,
और 10 लाख रुपए 1/11। लेकिन नया क्या गया, CRR कितना 10। तो आप उनको समझाओ क्रेडिटर को भी कोई तकलीफ नहीं, तुम्हारी इधर कैपिटल घटी तो CRR बढ़ा। वो कहा सर वो तो जनरल रिजर्व से बना है, तो जनरल रिजर्व तो हम 2 बैंक करके दे भी देते, फिर क्या कर लेते तुम। जनरल रिजर्व रुक गया ना, जनरल रिजर्व खत्म हो गया, CRR बन गया। CRR हम पे कर सकते हैं ना, ये तो क्या होगा आखिर कैपिटल ही बनेगा कल को। CRR डेबिट टू इक्विटी कैपिटल 2 बार में ना करके 1 बार में करूं, पहले करूं CRR टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर बोनस टू शेयर होल्डर काउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल। तो इसकी जगह सीधा सोच लो CRR टू इक्विटी कैपिटल। हाँ गया, अब सही है साहब, सही है, समझ आ गया। हमने 2 फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, प्रेफरेंस का प्रीमियम और रिडेम्पशन भी अरेंज कर लिया, जनरल रिजर्व P&L से CRR बना ली। लेकिन 2 बैंक देने को पैसा भी तो जेब में चाहिए। आपने प्रेफरेंस को कितना पैसा देना है, आपने प्रेफरेंस को 11 लाख रुपए देने ना, 11 लाख रुपए तो नहीं आया कहीं से, बिल्कुल सही समझ रहे हो, कहीं से नहीं आया। आया ये इस एंट्री से कोई पैसा आ गया, हाँ जो जाना था वो रुक गया। ये बात सही है कि अगर वो जनरल रिजर्व P&L पड़े रहते तो वो कभी भी लोग मांग लेते, देने पड़ते, अब वो रुक गए, मांग नहीं पाएंगे। वैसे और पैसा नहीं आया, ठीक, पर मुझे तो 2 बैंक करना है, वो जहां से मर्जी करो, वो लो की कोई दिक्कत नहीं है, वो कहां से मर्जी करो। मेरा कहने का मतलब 2 बैंक करना है ना, आप इसके लिए मशीन बेच दो, इन्वेस्टमेंट बेच दो, बैंक अकाउंट डेबिट। हमने कोई मशीन बेच दी 15 में, 2 मशीन अकाउंट 14 वाली थी, लाख रुपए प्रॉफिट आ गया, बल्कि प्रॉफिट में और जुड़ेगा लाख रुपए, पैसा तो 15 आ गया ना। ये 15 लोन लो, इन्वेस्टमेंट बेचो, मशीन बेचो, डिवेंचर इश्यू करो, बैंक बैलेंस जैसे मर्जी आए, वो तकलीफ नहीं है। हमारी फॉर्मेलिटी कौन सी पूरी होनी चाहिए, कैपिटल वाली, क्रेडिट हो कैपिटल या क्या क्रेडिट हो, CRR। हाँ अगर कोई मशीन या इन्वेस्टमेंट घाटे में बेचे तो उससे क्या कम हो जाएंगे, प्रॉफिट। फायदे में बेचे तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, वो काम में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। समझ आई बात। सेक्शन कौन सा है प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन का, 55। वो तो नॉलेज के लिए बता दिया कि वो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज का सेक्शन 52, उसका आगे सब सेक्शन 3 रोक लगाता है, नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर अपन ने जो पढ़ना है वो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। देखो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का टॉपिक क्या कहता है, ये कहता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस का टॉपिक कि कंपनी 20 साल में प्रेफरेंस को रिडीम करेगी, ठीक है, और यूजुअली प्रिंटेड होता है, अगर शेयर सर्टिफिकेट है, आजकल तो डीमैट में आते हैं, तो इश्यू की कंडीशन में बताया होगा कितने टाइम में रिडीम कर देंगे, ठीक। और कहता है सेक्शन 55, ये देखो लिखा, रिडेम्पशन के लिए क्या शर्तें हैं, कहता है कोई भी रिडेम्पशन तब तक नहीं हो सकता जब तक शेयर फुल्ली पेड ना हो। इंटरेस्टिंग, अगर आपके प्रेफरेंस शेयर ऐसे पड़े हैं, देखना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर है आपके, 8 रुपए पेड है, जिनकी फेस वैल्यू कितने रुपए है, 10, 8 लाख, और आप सोच रहे हो कि इनकी रिडेम्पशन कर दें, नॉट पॉसिबल। पार्टली पेड की कभी भी रिडेम्पशन नहीं हो सकती। तो अगर इनको रिडीम करना है तो पहले क्या करो, टू मेक देम फुल्ली पेड कॉल ड्यू करो। क्या एंट्री करोगे, कॉल की क्या एंट्री करोगे, यस, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख रुपए कर दें, फिर आप बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल एज यूजुअल 2 लाख। ये दो भैया 2 लाख और 10 लाख लो। एक बंदा कहता है कंपनी की चाल है, हालत खराब होगी, पैसे लेना चाहती है 2 लाख, कहते क्या जरूरत है, 2 लाख हमसे ले रहे हैं, बाद में कह रहे हैं 10 लाख तुम्हें रिडीम करेंगे, ऐसा क्यों, 8 ही दे दो हमें। कह रहे 2 लाख हमसे लोगे तुम कॉल के टू मेक शेयर्स फुली पेड, फिर हमें 10 लाख दोगे, ये अजीब ड्रामा है, सीधा 8 लाख रुपए दे दो। पर उनको कौन समझाए, ये लो है, लो कहता है पार्टली पेड शेयर कांट बी रिडीम। शेयर रिडीम करने के लिए हमेशा क्या होने चाहिए, वो फुल्ली पेड। फिर तो डिफॉल्टर को भी पे कर दोगे आप, कॉल मांग रहे हो दे नहीं रहा, तो उसको फॉरफिट ना करा के डायरेक्टर कहता अपना ही खास आदमी है, रिडेम्पशन दिखा दो ना। एक आदमी को शक है, कहता पता नहीं कंपनी की चाल है, मैं तो नहीं देता कॉल, तो उसके शेयर रिडीम भी ना करना, पड़े रहेंगे। 8 लाख रुपए के शेयर है ना, 1 लाख शेयर, 95,000 ने कॉल दे दी 2 रुपए की, उनको रिडीम कर दो 9.5 लाख,
बाकी जो रह गए ना 5,000 शेयर, उनको पड़ा रहने दो भैया, जब वो कॉल दे देंगे तब रिडीम कर देंगे, कोई घबराने की बात नहीं। वो कह रहा फॉरफिट, वो तो है ही है, फिर देखेंगे थोड़े दिन में फॉरफिट भी कर सकते हैं। क्या वो पैसे नहीं दे रहे और वो 20 साल से ऊपर हो गए। कौन प्रेफरेंस वाले? ऐसा है, कॉल करो, ना दें तो आपके पास बहुत बड़ा तरीका है, क्या? फॉरफिट। छुट्टी हो जाएगी, ना प्रेफरेंस रहेंगे ना रिडीम करने पड़ेंगे, तो दे दें। वैसे वो दे देंगे, अगर आज नहीं देंगे थोड़े दिन रुक के विद इंटरेस्ट दे देंगे। जब उनको पता लगा कंपनी ने वाकई में ही प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया है तो वो दे देंगे। और अक्सर अच्छी कंपनीज पता है क्या करती हैं, 5,000 ने कॉल नहीं दी, बाकी ने दे दी 95,000 ने, वो पैसे का अरेंजमेंट पूरा ही कर लेती है। 1 लाख इंटू 10, 10 लाख। उसको पता है कि आज नहीं देर फिर ये लोग क्या है, कॉल का पैसा दे देंगे जब इनको पता लगेगा कि रिडेम्पशन रियल में हो रही है। ठीक है ना, है तो अपने ही मालिक लोग। ठीक है, तो चलो, एक कंडीशन क्या है सेक्शन 55 की, कि भाई सेक्शन 55 कहता है कि शेयर क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड। क्वेश्चन साइलेंट है तो कॉल आप कर लो, मानो रिडेम्पशन की बात कर रहा है तो कॉल आपको करनी पड़ेगी, दे देंगे देन ओनली इट कैन बी रिडीम। सेकंड कंडीशन, आपको रिडेम्पशन करने के लिए क्या करना है, आपको फ्रेश इक्विटी या प्रेफरेंस इशू करने हैं या प्रॉफिट को यूज करना है। प्रॉफिट को यूज से मेरा मतलब CRR बनाना होगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में क्या कह रहा है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर कहां से रेंज होगा, प्रॉफिट से। कौन से प्रॉफिट, जनरल P&L का बैलेंस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं। क्लियर, आगे चलो। रिडेम्पशन को करना है अपन ने प्रॉफिट से करना है, तो इसके लिए क्या बना देना आप, CRR। बात हो चुकी है, CRR बना लो। CRR फेस वैल्यू बराबर करने के लिए बनाना है, मींस 10 लाख के पे हो रहे हैं, 7 के नए शेयर इश्यू कर दिए, 3 लाख का CRR बना लो। CRR कहां से बनेगा, जनरल P&L का बैलेंस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड या DRR। क्या CRR सिक्योरिटी प्रीमियम से बन जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अरेंज होना वहां से, ना CRR। ठीक है, ठीक है। डिबेंचर का पैसा बैंक बैलेंस तो अरेंज करने में काम आ गया, लेकिन आपकी कैपिटल की फॉर्मेलिटी करवा देगा ये ना। सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमने प्रेफरेंस कैपिटल डेबिट 10 लाख टू बैंक किया, ठीक है, इसके लिए हमने ना 6 लाख के डिबेंचर इशू किए, बैंक काउंट डेबिट टू डिबेंचर 6 लाख, बैंक बैलेंस आ गया, ओके बढ़िया बात है, लेकिन कैपिटल की फॉर्मेलिटी तो हुई नहीं पूरी, डिबेंचर तो खुद ही क्या है, लोन। तो 10 लाख की कैपिटल की फॉर्मेलिटी के लिए तो क्या इश्यू करने हैं आपने, नए शेयर या क्या बनाना है, CRR। वो फॉर्मेलिटी डिबेंचर से नहीं होगी, डिबेंचर से तो क्या आ गया, चलो बैंक बैलेंस आ गया, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक, तो ये कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम, ये देखो ये नीचे नोट, सिक्योरिटी यहां पे नोट लगा देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम कांट बी यूज फॉर द अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। नॉमिनल वैल्यू अरेंज करो, जनरल रिजर्व से CRR बनाओ, सिक्योरिटी प्रीमियम से CRR नहीं बनता, सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी अरेंज नहीं होता। क्लियर, बस समझ आ गया सारा कंसेप्ट। अब बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग है, अगर ये ना की हो ना तो बंदा ना कई जगह कंफ्यूज हो जाएगा पढ़ते वक्त, कहीं भी पॉइंट आ गया उतना ही पढ़ पाएगा वो, जैसे +2 में कैश फ्लो करते वक्त CRR दे देता है वो, उतना कैश फ्लो में हमारे भी है, हमारे बोनस शेयर भी है, ये भी है, सारा यूज होता है कैश फ्लो में, बहुत वास्ट है कैश फ्लो। क्या कहता है, पढ़ो, एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, पढ़ो। प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए के पे करने आपने, 10,000 के पार पे। चलो प्रेफरेंस कैपिटल डेबिट 10,000 टू बैंक, ठीक है, इस पर्पस के लिए नए शेयर कितने के इश्यू कर दिए, 7,000 वाले 10% प्रीमियम पे इश्यू कर दिए, यानी आपने बैंक अकाउंट डेबिट कितना किया, 7,700, टू इक्विटी कैपिटल कितने रुपए की, 7,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का, 700। कहने का मतलब हमारे पास 7,700 रुपए बैंक बैलेंस तो आ गया, लेकिन आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कितने से करनी है, 10,000, टू बैंक कितने रुपए चाहिए, 10, बैंक तो 7,700 आ गया, 2,300 कहीं और से डाल लेंगे, लेकिन कैपिटल की फॉर्मेलिटी का क्या, कैपिटल तो कितनी अरेंज मानी जाएगी, 7,000 कैपिटल अरेंज हुई है, सिर्फ कितने रुपए, इक्विटी शेयर कैपिटल
7,000 अरेंज हुई है। 7,000 अरेंज हुई है ना, तो सीआरआर कितने का बनेगा बनाओ बताओ? 2300 नहीं, 3000, क्योंकि कैपिटल डेबिट 10, क्रेडिट 7, तो आपको जनरल P&L डेबिट करना पड़ेगा कितने रुपए? 3000। क्या बनाओगे आप? सीआरआर कितने रुपए का? 3000। समझ आ गई एंट्री? किसी को डाउट? क्लियर? 3000 का सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम के 700 काम नहीं आने। ठीक, तो अकाउंटिंग बता चुका हूं। अकाउंटिंग क्या होती है? प्रेफरेंस कैपिटल प्रीमियम डेबिट टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रेफरेंस कैपिटल को रिडीम के लिए नए शेयर इशू एज यूजुअल करोगे, बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम। और प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व से लेना है। ये एंट्री मैं बार बार बता रहा हूं, ये बुक्स में भी गलतियां हैं, जो बुक्स अपडेटेड नहीं होती वो ये पढ़ा रही हैं। आज भी +2 की बुक में ऐसा ही चल रहा है। 2-3 साल तो हो गए मुझे देखते हो, अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो P&L डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और सीआरआर कहां से रेंज होगा? सीआरआर P&L जनरल रिजर्व वगैरह से, डिविडेंड इक्वलाइजेशन से रेंज होगा। तो फिर कह रहा है सीआरआर जो है कहां काम आ जाता है? फुल्ली पेड बोनस शेयर देने में। बोनस शेयर हमेशा किसको दिए जा सकते हैं? इक्विटी को। ये बचा हुआ जनरल रिजर्व प्रॉफिट सारे किसके होते हैं? इक्विटी के। ठीक है ना, तो इक्विटी को बोनस देने में काम सीआरआर आ सकता है। क्लियर? अब ये बता रहे कि स्टेप वाइज प्रेफरेंस शेयर इशू रिडेम्पशन करने हैं पार पे, तो नए शेयर इशू कर दो, बैंक टू शेयर कैपिटल या प्रीमियम पे इशू कर दो, कर देंगे। रिडेम्पशन प्रेफरेंस कैपिटल टू बैंक है, प्रीमियम पे करना है प्रेफरेंस कैपिटल प्रीमियम डेबिट टू बैंक है। और ये अरेंजमेंट प्रीमियम का कहां से होगा? जनरल रिजर्व P&L से। क्वेश्चन और देख लो स्पीडली। हिंदुजा कंपनी के 5000 प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, ब्रीफ में देखते हैं। 5000 प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, फुल्ली पेड, 5 लाख के फुल्ली पेड है, बढ़िया है, फुल्ली पेड करने की जरूरत नहीं। ठीक, इनको रिडीम करना है, और इनको रिडीम किस पे कर रहा है? पार पे। इसके लिए कह रहा है सफिशिएंट शेयर इशू करेंगे 10-10 वाले 10% प्रीमियम पे। अच्छा, आपको प्रेफरेंस कैपिटल को कितना देना है? 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कितने से करनी है? 5 लाख। टू बैंक पार पे देना ना। अब मुझे बताओ नए शेयर कितने के इशू करें? अगर नए शेयर 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, 100 वाला 110 वाला 11 में, तो ऐसा है 5 लाख रुपए देने हैं आपने। ठीक है, नया शेयर कितने का है? 10। इशूड है कितने में कर रहे हो? प्रीमियम ना। 10 वाला 1 रुपया प्रीमियम 11 में इशू कर रहे हो ना। 11 यूज होंगे? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि प्रीमियम तो काम आता ही नहीं। इसको 10 रुपए से डिवाइड कर दो, विदाउट सिक्योरिटी प्रीमियम, वो तो काम आना ही नहीं। तो कहने का मतलब कितने शेयर इशू करोगे? 50,000। आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए? 5 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10% कितने का? 50,000। तो कितना पैसा आएगा? 550। शेयर तो आपको 50,000 इश्यू करने पड़ेंगे 10 वाले, 1 रुपया प्रीमियम आएगा, पड़ा रहेगा। क्योंकि कैपिटल की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो 5 लाख कैपिटल, इधर भी 5 लाख प्रेफरेंस कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम से काम नहीं बनेगा ना। कैपिटल डेबिट होगी तो कैपिटल क्रेडिट भी कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। कोई डाउट? समझ आया? ये अब कंप्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इक्विटी शेयर आपको इश्यू करने हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस के लिए। बैलेंस शीट पढ़ो XYZ कंपनी की क्या है, बताओ। ऑथराइज कैपिटल छोड़ो। 10,000 शेयर है, 10 वाले 1 लाख के, प्रेफरेंस शेयर 3,000 है, 5% वाले 30,000 के, है ना। आगे पढ़ो। कैपिटल रिजर्व काम नहीं आता, बताया ना अभी, कैपिटल रिजर्व काम कहीं नहीं आएगा। कैपिटल रिजर्व भी बोनस शेयर देने में काम आता है, या कैपिटल नेचर के लॉसेस, ना तो सीआरआर ना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कहीं भी नहीं। तो क्या काम आएंगे हमारे? ये तो काम आना नहीं, ये तो यूज नहीं हो सकता, कांट बी यूज्ड फॉर सीआरआर, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कहीं भी काम नहीं आता। ये तो, ये वाला तो कैपिटल रिजर्व, तो काम क्या आएंगे? 2, जनरल रिजर्व और P&L। कोई यूज कर लो, एक ही चीज के 2 नाम है, जनरल रिजर्व या P&L कोई भी। कितने रुपए पड़े हैं अपने पास? अपने पास 27,000 पड़े हैं। ठीक, आगे चलो। ट्रेड क्राइटर है, लैंड बिल्डिंग
हाँ, कैश कितना पड़ा अपने पास? कई बार क्या सीआरआर बनाने से कैपिटल की फॉर्मेलिटी तो पूरी होगी, लेकिन प्रेफरेंस कैपिटल टू बैंक भी तो करना है। उसके लिए आप मशीन बेचो, बिल्डिंग बेचो, लोन लो, डिवेंचर इशू करो, नए शेयर इशू करो, बैंक जहां से मर्जी आ जाए, कैपिटल की फॉर्मेलिटी सही होनी चाहिए। चलो, एक स्टूडेंट कहता है सर बैंक बैलेंस कहीं से ना आए तो बस रिडेम्पशन नहीं होगी। ये तो वो बात है, बंदा कहे जी मेरा मन कर रहा है लोन चुकाने का 4 लाख, क्या फिर चुका दे, कहता फिर पैसे नहीं है, तो फिर रिडेम्पशन कहां से होगी? ये सारी फॉर्मेलिटी तो पूरी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। आगे देखो, कंपनी ने 2000 शेयर इश्यू कर दिए, ₹2 पर शेयर प्रीमियम पे कैश, कितना पैसा पॉकेट में आ जाएगा बोलो? कैश या बैंक डेबिट? बैंक ही चलता है आजकल तो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर इश्यू कर रहे हो? 2000 शेयर, कितने वाले? 10 वाले, कितना हो गया? 20,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा? 2000 शेयर पे प्रीमियम कितना है? ₹2 पर शेयर, कितने रुपए हो गए? 4000। तो आपकी पॉकेट में कितना पैसा आ गया? 24। प्रेफरेंस कैपिटल को कैसे देना है? कहता पढ़ो, कहता प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने 3005% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं। ऐसा है, पार पे रिडीम करने को कह रहा है। देखो क्लियर कह रहा है, किस पे रिडीम करने हैं? पार पे रिडीम करने हैं, वो क्लियर कह रहा है, पार पे रिडीम करने हैं। तो सही है जी, पार पे रिडीम करने हैं। तो क्या एंट्री करोगे प्रेफरेंस की? कितने परसेंट वाले हैं प्रेफरेंस शेयर? साथ में रेट लिख देते ना, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 30,000। 30 के है ना ये प्रेफरेंस शेयर, ये देख लो प्रेफरेंस शेयर 30,000 के। प्रेफरेंस कैपिटल टू बैंक कितने रुपए हो जाएगा? 30। अब आप देखो नए शेयर आपने कितने के इश्यू किए? ये तो 30 डेबिट। आप देखो $30 डेबिट, और इक्विटी कैपिटल कितनी इश्यू हुई? 20। तो भैया बात नहीं बनी, ये तो 20 के 30 चाहिए, तो सीआरआर कितने का बन जाएगा? 2 सीआरआर बन जाएगा 10,000 रुपए का बन जाएगा। कहां से? क्या ये सिक्योरिटी प्रीमियम काम आएगा ना? कहां से? जर्नल ऑफ P&L में से कुछ भी यूज कर लो। जर्नल ऑफ यूज कर लूं, 12 का पड़ा है, जर्नल ऑफ यूज हो गया कितने रुपए का? 10। हो गया काम खत्म। टू बैंक देने को क्या पैसे पड़े? पहले कितने पड़े थे अपने पास बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में? 20। नए शेयर इश्यू करके कितना आ गया? 24, 44, 30 चला गया, फिर भी कितना पड़ा है? 14,000। तो आप मुझे बताओ नई बैलेंस शीट बना दोगे? बताओ मुझे, यही बता दो। इक्विटी कैपिटल कितनी होगी? पहले पड़ी इक्विटी कैपिटल लाख, और इश्यू कर दिए 20, कितने हो जाएंगे? 1,20,000। और ये हो गए प्रेफरेंस, खत्म खत्म हो गए। ठीक है, सिया ये कैपिटल रिजर्व तो कितने का पड़ा? ऐसे की ऐसे कैपिटल रिजर्व 20,000 का। जर्नल रिजर्व बोलो कितने रह गए? 2,000, क्योंकि 12 में से 10 यूज। P&L हमने छेड़ा नहीं, कितने का पड़ा है? 15। और एक सीआरआर आ गया, कितने का? 10,000 रुपए का आ गया। सीआरआर आ गया ना 10 का, ठीक है। और करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल हमने छेड़े नहीं, कितने के पड़े हैं? 23। ये बैलेंस शीट का टोटल है, बताना कितना? अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम, यस 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 यस। कैपिटल रिजर्व तो पड़ा ही था 20 का। सिक्योरिटी प्रीमियम नए शेयर इश्यू करके और आया कितने का? 4। अब बोलो टोटल। एक 20, एक 20, ये एक 40, 42, एक 57, एक 67, एक 90, एक 94, 194 बनेगा क्या? इधर आ जो लैंड एंड बिल्डिंग को छेड़ा हमने 75 ना, $45 की मशीन नहीं छेड़ी। डेटर हमने कुछ नहीं किया 35 के। हमने स्टॉक का कुछ नहीं किया 25। अब आ जाओ कैश, 20 का पहले पड़ा था, नए शेयर इश्यू करके कितना है? 24। 30 हमने दे दिया प्रेफरेंस को, तो कितना बच गया? 14,000। टोटल करना बैलेंस शीट की सेट साइड 194। मैंने ना रफली यही बना दी, सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहे। 194। कोई डाउट इसमें? हो गया ये? ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 हो गया। ये देखो बैलेंस शीट का टोटल ऊपर देखोगे 194 और 194 है। इक्विटी कैपिटल 2 लाख, ऑथराइज के नीचे तो लाइन लगा दो, ये तो काम आती नहीं ऑथराइज कैपिटल। ठीक है ना, समझ आया? ये बता रहा है टेबल से
कि भैया क्या काम आ जाएगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को यूज करना है, क्या कौन से प्रॉफिट काम आ जाएंगे, सीआरआर बनाना है आपने, क्या जनरल रिजर्व फंड काम आ जाएंगे, हाँ, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, P&L और DRR या सिंकिंग फंड। क्या काम नहीं आएगा, याद रखना, कांट बी यूज्ड, क्या काम नहीं आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम काम नहीं आएगा, फॉरफीचर नहीं काम आएगा, कैपिटल रिजर्व काम नहीं आएगा, प्रॉफिट प्रायोरिटी इनकॉर्पोरेशन अभी लास्ट में खत्म कर दिया ये चैप्टर, पहले इंटर में था कि कंपनी कई बार चलता बिजनेस ले लेती है किसी का, कंपनी जैसे मान लो आप 4 लोगों ने सोचा कंपनी बनानी है, आपने किसी का चलता बिजनेस ले लिया, कंपनी बनाने की फॉर्मेलिटी में 1 महीना लग गया, तो उस 1 महीने के प्रॉफिट को बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, वो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ही जाता है। तो ये चैप्टर था लास्ट टाइम तक इंटर में, मैंने बड़े साल पढ़ाया, 4 बार ये बाहर गया अंदर आया, सिलेबस यूं ही घूमता रहता है, कभी इधर आ गया कभी हटा दिया, कोई फाइनल में ले गए कोई इधर ले आए। अब जो फाउंडेशन में सिलेबस है वो सारा इंटर का काट के लगा दिया, एक भी चैप्टर हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, सारे एज इट इज रिकॉर्डिंग पड़ी है वही है, वहां उठा के यहां से वहां ले गए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पीस मिल, वो सारा घूमता रहता है सिलेबस। बैलेंस ऑफ फॉरफीचर नहीं काम आएगा, ये तो पड़ा है नए शेयर, वो जो फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू करने के लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम सीआरआर नहीं बना सकता, कैपिटल रिजर्व से सीआरआर नहीं बन सकता, प्रॉफिट प्रायोरिटी इनकॉर्पोरेशन से नहीं बन सकता, प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड तो प्योर लायबिलिटी है, वर्कर का रिटायरमेंट पे पैसा देना है वो है, ये काम नहीं आ सकता। सेविंग अकाउंट भी प्योर लायबिलिटी है, जो वर्कर का जमा पैसा है, बेचारे गरीब हैं, बैंकों में जाते नहीं, पढ़े लिखे नहीं, तो मालिक के पास ही एक अकाउंट खुलवा लेते हैं, कॉल्ड एम्प्लॉइज सेविंग अकाउंट, बैंक की तरह, जब वो घर जाएंगे रिटायर होके तो उनको पैसा ये वाला भी मिल जाए। तो ये चीजें काम नहीं आ सकती, सीआरआर इनमें से नहीं बन सकता, सीआरआर इन सब से बन सकता है, इन सब से बन सकता है। क्लियर, बता चुका हूं पहले ही, ये जर्नल समझा रहा है फिर से कि भैया कैसे प्रीमियम अरेंज होता है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, ऐसे ही आराम से कर लोगे। 4 में देखना, 4 बताना मुझे, 4 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 4 कह रहा है प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने कितने, 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम पे, यानी जर्नल क्या करूंगा एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 2 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 10% यानी 20,000, टू बैंक कितना 220, प्रेफरेंस कैपिटल 2 लाख, प्रीमियम और रिडेम्पशन 20, टू बैंक 220 करना है ना, 20 भी इंतजाम करना है। पड़ा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस पड़ा है 45,000 का, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है 4, ये 4,000 तो काम आना ही नहीं कहीं भी, ना तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में, ना सीआरआर में। नए शेयर इश्यू करने हैं, पार पे कितने करें, अगर मैं ये पूछूं कि भाई आप कम से कम जो है नए शेयर इश्यू करें, तो ऐसा है सीआरआर बना लो जितने का बनता है, मिनिमम फ्रेश इश्यू बताना है, बता देंगे। क्या आपको 20,000 तो क्या इंतजाम करना है बताओ, 20,000 का तो क्या इंतजाम करना है आपने, प्रीमियम और रिडेम्पशन करना है, तो वो अरेंज करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे ना, क्या करोगे, P&L अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट 20,000, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना चाहिए 20, वो बचा कितना, अब बैलेंस P&L का कितना बचा, 45 में से 20 डेबिट हो गया, कितना बचा 25, अब 25 से क्या बना देंगे आप, सीआरआर, P&L अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट 25 टू सीआरआर, भैया और सीआरआर कहां से बनाऊं, प्रॉफिट ही नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम काम आता नहीं, तो आपने कैपिटल कितनी डेबिट करनी है 2 लाख, सीआरआर कितना क्रेडिट हो गया 25, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नए शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितनी फेस वैल्यू इश्यू करनी पड़ेगी, अगर प्रीमियम हो तो भी कोई बात नहीं, वो तो क्रेडिट पड़ा रहेगा, कैपिटल का पूरा करना है ये 175। हो गया क्वेश्चन नंबर 4, पूछ रहा था कितने शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, आप कहना 175, सिक्योरिटी प्रीमियम यूं ही पड़ा है 4 का, सीआरआर 25 का बन गया, सही है।
ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये करते ही चैप्टर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 करें। समझ आ रहा है ना ये सारा सिस्टम? लो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 नीचे ऑब्जेक्टिव टाइप लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में? कैश कितना चाहिए ये बता दो। दूसरे में कहता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने इश्यू करेंगे वो बता दो। वो तो चलो बता देंगे, नीचे दिख ही रहा है, लेकिन क्वेश्चन की सारी एडजस्टमेंट करनी है अपने। पढ़े क्या कहता है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है? कितने शेयर हैं? वैसे कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनती, कैसे बनेगी? वर्टिकल। चलो बना रखी है, कोई बात नहीं, गलत बनी हुई है, इसको वर्टिकल करना है। ये सारी चीजें कहां जाएंगी? ये सारी चीजें नीचे आ जाएंगी, ठीक है। चलो लो, क्या कह रहा है बताओ? प्रेफरेंस कैपिटल कितने की है? प्रेफरेंस कैपिटल जो बता रहा है वो 3 लाख की है। इक्विटी कैपिटल कितने की है? 5 लाख रुपए की। जनरल रिजर्व कितने का पड़ा है? 150। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना? 250। डिबेंचर एक लाइबिलिटी है, क्रेडिटर बैंक लोन लाइबिलिटीज हैं, यानी रिजर्व तो 2 ही पड़े हैं ना, जनरल रिजर्व और पी एंड एल कितने के? 150 एंड 250, टोटल 4 लाख। प्रेफरेंस कैपिटल कितने की? 3 लाख। इधर कैश बैंक की चिंता है मुझे, कैश बैंक कितना पड़ा है? 50। बाकी चीजें भी देख लो, लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी है, प्लांट पड़ा है, फर्नीचर 250, इन्वेस्टमेंट कितने के? 225, डेटर 1 लाख, स्टॉक 150। पढ़ो क्या कह रहे हैं? 12% प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं 10% प्रीमियम पे, यानी 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, कितना पे करना है इनको? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 3 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10% है ना, 30। टू बैंक देने को कितना चाहिए? है ही नहीं आसपास भी, हमारे पास 330 बैंक कहां पड़ा है? हमारे पास तो बैंक बैलेंस सिर्फ 50,000 पड़ा है। देखते हैं क्या करेगा। कह रहा है कंपनी क्या चाहती है, अब एक और बात बता रहा है, कंपनी विश कर रही है कि हमारे पास कैश कितना बच जाए क्लोजिंग 25। हमारे पास रिवाइज बैलेंस शीट में कैश कितना बच जाए? 25। ओके। और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट बेच रही है, कितने में? 2 लाख। तो इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी है? 225। 2 लाख में बेचेगी तो क्या एंट्री होगी इसी की, बोलो? लो, बैंक अकाउंट डेबिट कितने में बेच रहे हो आप? 2 लाख। इन्वेस्टमेंट कितने वाले? 225। कितना लॉस? कहां डेबिट कर दो? 25,000 पे पी एंड एल में डेबिट कर दो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेच दिए, अपने पास बैंक बैलेंस बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट खत्म, लॉस आ गया। याद रखना पी एंड एल में 2.5 लाख पड़ा था ना, तो इस एंट्री के बाद बैलेंस इन पी एंड एल कम हो गया। 2.5 लाख पड़ा था ना बैलेंस शीट में, 25,000 ये डेबिट हो गया, लॉस। तो अपने पास कितने प्रॉफिट बच गए? 225। जनरल रिजर्व इन बैलेंस शीट कितना पड़ा है बोलो? 150। तो अपने पास 375 तो पड़ा है, 4 लाख की जगह 25 कम। बैंक बैलेंस 50 पड़ा था ना पहले, कितना आ गया यहां से अपने पास आ गया 2 लाख। 2 लाख आ गया, 2.5 लाख हो गया, ठीक कह रहे हो, 2.5 लाख हो गया। आगे चलो, कहता है हमने सफिशिएंट शेयर इश्यू करने हैं, ध्यान देना, हमें कह रहा है हम सफिशिएंट शेयर इश्यू करेंगे। क्या कह रहा है? सफिशिएंट शेयर इश्यू करने हैं 100 रुपए वाले 5% प्रीमियम पे। ध्यान देना, हम जो शेयर इश्यू करेंगे, सफिशिएंट शेयर इश्यू करेंगे 100 रुपए वाले 5% प्रीमियम पे, ताकि रिक्वायर्ड कैश रिसोर्स पूरा हो जाए। क्लियर? कई बातें हैं। आप मुझे एक बात बोलो, आपके पास प्रॉफिट कितने बच गए? 375 पड़े हैं ना, 375 प्रॉफिट आपके पास पड़े हैं, और आपने प्रेफरेंस कैपिटल को कितना डेबिट करना है? 3 लाख।
नए शेयर कितने इश्यू करें, कहता वो आप बताओ मेरे को। वैसे तो आप सीआरआर भी बना सकते हो 375 का, 375 में से 3 लाख का सीआरआर बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक काम और करो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को अरेंज करना टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना? 25। क्या यूज कर लो यहां भी? P&L 25। 30 है, 30 30 30 सही कह रहे हो, 30। लो, अब प्रॉफिट या जर्नल ऑफ कहीं से ले सकते हो, तो यानी जर्नल ऑफ प्रॉफिट कम हो गए और कम हो गए। ये P&L में 30,000 कम हो गया, तो ये कितने रह गए? 195, और ये 150 ऐसे की ऐसे पड़ा है, तो ये कितने के रह गए? 345, 345। प्रेफरेंस कैपिटल 3 लाख के में तो कोई दिक्कत नहीं, 345 का सीआरआर बन सकता है, बन सकता है। पर वो कह रहा है नहीं रुको, सीआरआर बनाने में जल्दी ना करो, कैश की फॉर्मेलिटी भी तो पूरी करनी है, कैश भी तो देख लो, नए शेयर कितने इश्यू करें। उसके लिए आप क्या बना लो? कैश बुक बना लो, कैश बैंक का अकाउंट बना लो। वो कह रहा है मिनिमम कैश इतना रहना चाहिए। चलो बताओ, आप बताओ ओपनिंग कैश कितना पड़ा था? 50,000 का पड़ा था बैलेंस शीट में, 50,000 कैश पड़ा था, और अपन ने इन्वेस्टमेंट बेच दिया। इन्वेस्टमेंट कितने का? 2 लाख का। 2.5 लाख वाला इन्वेस्टमेंट हमने बेचा, 2 लाख रुपए में बिक गया वो, ठीक है। हमने प्रेफरेंस को कितना देना है? बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रुपए? 3 लाख। बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना? 30 30 देना है, 30 देना। और हमें क्वेश्चन में कह रहा है मिनिमम कैश कितना बचना चाहिए? मिनिमम कैश बचना चाहिए 25,000। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन मिनिमम कैश रिक्वायर्ड, मिनिमम कैश कितना बचना चाहिए? 25। ऐसा है, कैश की तो ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। जब कह रहा है क्वेश्चन में कैश तो पूरा करो, तो आप मुझे बताओ इस साइड कितना हो गया? 355 कैश चाहिए अपने को, प्रेफरेंस को देने को 330 चाहिए और 25 मिनिमम, 355 कैश चाहिए। 355 कैश की जरूरत है, लेकिन हमारे पास पड़ा कितना है? 50। 2 लाख इन्वेस्टमेंट बेच के आया, 250 कम कर दो, कितना बचा? 1,05,000। ये कहां से आएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, वहां से आएगा ना बैलेंसिंग फिगर। वो कह रहा है नए शेयर कैसे इश्यू करने हैं, नए शेयर कितने इश्यू करें 100 रुपए वाले 5% प्रीमियम पे, ये आपसे पूछ रहा है। देख लो, वो कह रहा है कंपनी प्रपोज टू इश्यू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 100 ईच एट 5% प्रीमियम। तो आपको 1,5 चाहिए, 1,05,000। 100 रुपए वाला शेयर है क्या? यस। 100 वाला शेयर 5% प्रीमियम पे इश्यू करोगे तो कितने में इश्यू करोगे? 105। 1000 शेयर इश्यू कर दो, कितने के रेट से? 105। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए की? 1 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का? 5,000। हो गया ना? 1,5। तो कैपिटल में कितने डल गए? 1 लाख। 5,000 किस में डल गया? प्रीमियम में। आप क्या चाहते थे कि सफिशिएंट शेयर इश्यू करें, कितने आगे वो? 1 लाख प्लस 5,000। तो प्रीमियम पड़ा रहेगा, ठीक। अब मुझे बताओ कैपिटल के कितने रेंज हुए हैं? लाख रुपए। जबकि प्रेफरेंस कैपिटल को कितना देना आपने? 3 लाख रुपए देना है। तो सीआरआर कितने का बनेगा? बोलो। सीआरआर 2 लाख का बनेगा। एंट्री P&L ले लू? ले लो, P&L ले लो सारा, या जर्नल लू? P&L ले लो। कितना? 1,95। जर्नल कितना ले लू? 5। टू सीआरआर कितने का बनेगा? सीआरआर बनेगा 2 लाख। पता लगा 2 लाख कैसे? क्योंकि लाख रुपए के क्या इश्यू कर दिया आपने? इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए ना। 3 लाख रुपए की प्रेफरेंस कैपिटल देनी है आपने, तो 2 लाख का क्या बना दिया आपने? सीआरआर बन गया 2 लाख का सीआरआर। यानी कहने का मतलब 1,95 सीआरआर यहां से बन गया, 5,000 सीआरआर मैंने यहां से बना दिया, ये जीरो हो गया बैलेंस, बैलेंस इन बैलेंस शीट जीरो।
ये कितना रह गया 1.45, यानी बैलेंस शीट में 1.45 का क्या रह गया है जनरल रिजर्व। सही है, कर लोगे, दोबारा से बैलेंस शीट बना दोगे, बनाओ। बोलो क्या था, प्रेफरेंस कैपिटल तो 3 लाख के क्या हो गए, साफ हो गए, उड़ा दिए। इक्विटी कैपिटल बोलो ना, पहले कितने रुपए की थी, पहले 5 लाख की थी, 5 लाख में लाख रुपए के शेयर और इश्यू कर दिया पाने, अभी वो 1,05,000 में कितने की कैपिटल होगी 6 लाख। और मुझे बताओ जनरल रिजर्व पहले कितने थे 1.5, अपने कितने रह गए 5, क्योंकि अपन ने उनको क्या कर लिया है यूज। ये देखो जनरल, अच्छा जनरल रिजर्व रह गए अपने, जनरल रिजर्व रह गए 1.5 में से 5 यूज होके 1.45, P&L तो पूरा खत्म हो गया। तो जनरल रिजर्व कितने के रह गए, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व रह गए 1,45,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का आ गया बताओ, पहले कोई सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा था ना, अब आया नए शेयर इश्यू करके, कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम आया, नए शेयर इश्यू करके 5 का सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है 5,000, ठीक पड़ा। जनरल रिजर्व 1.45 के पड़े हैं। सीआरआर कितने का बनाया 3 लाख माइनस 1 लाख, कितने का बनाया सीआरआर 2 लाख का बनाया ना, 2 लाख का सीआरआर। बोलो आगे चलो, आगे क्या कहता है, जनरल रिजर्व हो गया, ओके, P&L का हो गया, डिवेंचर पे आ जाओ, छेड़े ही नहीं, डिवेंचर कितने के बने हैं बोलो 2 लाख के, छेड़े ही नहीं डिवेंचर हमने। और बताओ ट्रेड पेबल और बैंक लोन, ट्रेड पेबल एंड बैंक लोन छड़े ही नहीं, कितने के हैं 50,000 और 25,000। अब बोलो असेट्स में आ गए हम, ये लायबिलिटी साइड, असेट्स में आ जाओ, बैलेंस शीट असेट्स, हाँ जी असेट्स में आ जाओ। असेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, एज इट इज, ये सारी असेट्स जोड़ना, ये पीपी फिक्स असेट्स 4 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, कितनी होगी 9.5 लाख। तो ये फिक्स असेट्स एज इट इज, ये कम नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, फिक्स असेट्स कितने की 9.5 लाख। इन्वेस्टमेंट तो हमने बेच डाली, इन्वेस्टमेंट साहब बेच दी हमने, 2.5 की थी, 25,000 लॉस था क्या, हाँ 25,000 लॉस था, ठीक है। और बोलो डेटर और स्टॉक 1 लाख और 1.5 लाख हमने छेड़े ही नहीं। डेटर कितना कितना है 1 लाख, और स्टॉक, बैंक पे आ जाओ, बैंक 25 बचेगा, चेक करना चेक कर लो बैंक, क्योंकि बैंक का तो अकाउंट ही बनाया अपने कि ओपनिंग पड़ा था 50, इन्वेस्टमेंट बेच दी 2 लाख, नए शेयर 1.5 बैलेंसिंग फिगर, प्रेफरेंस को दे दिया, और एंड में बैलेंस कितना पड़ा है। तो मुझे बैलेंस शीट का टोटल बताओ ना, कितना कितना हो गया, इधर 12,25, इधर भी 12,25,000। किसी को डाउट बोलो, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं क्वेश्चन। अच्छा ये कर लिया तो समझो चैप्टर हो गया, कैश वाली रिक्वायरमेंट भी होगी, सीआरआर भी हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पॉइंट भी हो गया, सारे पॉइंट हो गए, ठीक। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 आप पढ़ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत हो पूछ लेना, वरना ये होमवर्क में आराम से हो जाएंगे। मतलब एक तरह से ये टॉपिक का कंसेप्ट इतना ही था, क्लियर है।